सो वेलकम एवरीवन। और ये जो है आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक जैसा आपको पता है, जिंको बिलोबा के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे स्लाइड पे आपको दिख रहा है लेने का सही तरीका, बिकॉज मैं उस तरीके के बारे में भी आज बात करूंगा। बट बेसिकली आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जिंको बिलोबा क्या है और क्यों इसे ढलती उम्र के लिए बहुत बड़ा एक एक सप्लीमेंट माना जाता है। तो मैं जो चीजें आज कवर करने वाला हूँ आपके साथ मजेदार सेशन रख के, पहली चीज मैं कवर करूंगा कि क्या है जिंको बिलोबा। दूसरी चीज जो मैं बताऊंगा वो ये है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, साइंस बैक्ड बेनिफिट क्या क्या है। कहने के लिए बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन साइंस बैक्ड बेनिफिट क्या क्या है। दूसरी चीज की इसके लेने का सही तरीका क्या है, बिकॉज इसके लेने का एक तरीका है, उसके हिसाब से ही लेना चाहिए। और उसके बाद की बात है कि इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या, बिकॉज आप जब गूगल करेंगे, आप जब किसी से बात करेंगे, तो जिंको बिलोबा के साइड इफेक्ट के बारे में बार बार सुनेंगे आप। साइड इफेक्ट हर जगह पे आपको सुनाई पड़ेगा। तो साइड इफेक्ट क्या है और उसको हम किस तरीके से समझ लें ताकि हम क्लियर रहें कि कहीं सिर्फ हवा है कि उसके बारे में भी कुछ बात है, और है तो हमें क्या जानना चाहिए। तो इन सारी बातों को हम कवर करेंगे। आप तैयार हैं इस मजेदार सेशन के लिए? तैयार हैं तो रेडी टाइप कीजिए चैट बॉक्स में और मैं आगे बढ़ता हूं। आप रेडी टाइप करें यदि तैयार हैं तो। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन रिस्पॉन्डिंग सो फास्ट। अब जो है हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं और मैं जितनी बातें कहा कि ये कवर करूंगा उसको मैं कवर करता हूं। और सेशन मजेदार होने वाला है क्योंकि मैं आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा जिंको बिलोबा के बारे में, जो शायद आपको नहीं पता होगा, और मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने प्रेजेंट करके दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस जिंको बिलोबा नाम की चीज की। ये जो पत्ती दिख रही है वही जिंको बिलोबा का पत्ता है। तो सही मायने में यदि पूछा जाए तो पहला सवाल तो ये आता है प्रेजेंटेशन शुरू होने के पहले कि क्या है ये जिंको बिलोबा, ये एक्चुअली चीज क्या है, ये पदार्थ है क्या। जिंको बिलोबा एक पॉपुलर सप्लीमेंट है, बहुत ही ज्यादा प्रचलित सप्लीमेंट है। यदि वेस्टर्न हर्ब्स की बात की जाए, एक होता है ना कि आयुर्वेद का हर्ब है, इंडियन हर्ब है। यदि वेस्टर्न हर्ब्स की बात की जाए तो जिंको बिलोबा को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया है। आप यूएस में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, जिंको बिलोबा वहां पे बहुत ज्यादा क्रेज में रहता है। तो जिंको बिलोबा ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, लेकिन इन पाश्चात्य देशों में काफी ज्यादा प्रचलन। तो ये जो है काफी ज्यादा प्रचलित या बोलते हैं ना मशहूर सप्लीमेंट है। और ये जो है यदि टॉप सेलिंग हर्बल मेडिसिन की बात की जाए तो उसमें ये कहीं ना कहीं ऊंचे के रैंक में आता है। और जिंको बिलोबा के एक्सट्रैक्ट को उसके ग्रीन पत्ते जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसके ड्राइड पत्ते से कलेक्ट किया जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। और जब मैंने बार बार आपको समझाया है एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि यदि पत्ते को सुखा लिया और पत्ते की पाउडर बना ली और एक कटोरी इतना बड़ा पाउडर बना लिया, समझ लीजिए 100 ग्राम, तो उसमें से शायद 4-5 ग्राम यदि हमने कुछ उसमें से मेडिसिनल वैल्यू वाले पदार्थ निकाल लिए तो उसको कहेंगे एक्सट्रैक्ट। मतलब बाकी चीजें छोड़ दी और कोई खास तरीके के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से आपके मेडिसिनल वैल्यू वाले पदार्थ को निकाल लिया तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कटोरी में से एक चुटकी निकला, तो ये एक्सट्रैक्ट हुआ। तो आप पत्ते का एक खास साइंटिफिक मेथड होगा एक्सट्रैक्शन का, हाइजीनिक तरीका होगा, और उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकला उस तरीके से उसको निकाला जा सकता है। इसको कुछ लिक्विड फॉर्म में भी कहीं कहीं पे अवेलेबल है, बट ज्यादा करके कैप्सूल और टैबलेट्स में ये सप्लीमेंट के तौर पे अवेलेबल है। और लोग इसको वेराइटी वेराइटी के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जिस पेड़ से ये पत्ते की बात हो रही है, इस जिस जिंको बिलोबा के वृक्ष की बात जो हो रही है, पेड़ की बात हो रही है, वो पेड़ की बात जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है और वो एक अजूबा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं आज। पेड़ जो जिंको बिलोबा का है वो जरा काफी इंटरेस्टिंग है। ये है जिंको बिलोबा का पेड़ जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो विशाल काय पेड़ आपको दिख रही है ये जिंको बिलोबा का पेड़ है। और आपको यदि ये बात जान के ताजुब हो कि जिंको बिलोबा का पेड़ 100-200 साल नहीं, हजारों साल रह सकता है, 1000 साल रह सकता है। आपने कभी ऐसा सुना है? टाइप कीजिए यस और नो यदि ये चैट बॉक्स में। आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई पेड़ 1000 साल तक रह सकता है? एक पेड़ 1000 साल तक रह सकता है? सब लोग नो बोल रहे हैं। तो ये जिंको बिलोबा का पेड़ है जो 1000 साल तक रह सकता है। इसको ओल्डेस्ट ट्री माना जाता है, जो कि
बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता, ये एक ट्री है और ट्री की तरह ही चला जाता है। और इसके बारे में यदि आप पूछेंगे तो ये 200 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 200 मिलियन साल पुराना इसका इतिहास मिला है, जहां पे ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 200 मिलियंस अगो ये पेड़ ऑलरेडी था, इसके साइंटिफिक प्रमाण है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पुराना कुछ नहीं। और मैंने इसके बारे में एक किताब पढ़ी है, एक फेमस बोटनिस्ट हैं पीटर क्रेन, आपने नाम सुना हो तो, पीटर क्रेन बोल के एक बोटानी के बहुत बड़े एक्सपर्ट, उनकी बुक्स हैं काफी फेमस, उनकी बुक मैंने पढ़ी है, ये है बुक वो, ये और ये है डॉक्टर पीटर क्रेन। तो इनकी ये बुक है जिंको बोल के। इस बुक में पूरी जिंको बिलोबा के बारे में पूरी की पूरी बात लिखी हुई है। किसने लिखा है? एक बोटनी का वर्ल्ड एक्सपर्ट ने लिखा है, तो बोटनी के हिसाब से ही लिखेगा, कोई स्टूडियन नहीं लिखेगा। तो वो जो बुक मैंने पढ़ी है, ये बुक आप भी पढ़ सकते हैं, ये अमेजोन पे अवेलेबल है, यहाँ तक कि अमेजोन किंडल में अवेलेबल है, आप वहां पे खरीद के वहां पे पढ़ सकते हैं, पेपर बैक मंगा के पढ़ सकते हैं। तो जिंको बिलोबा जो, बट नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं उस बुक की कुछ कुछ खास बातें आपको अभी बता रहा हूं, जो आप, जिससे आपका मतलब होगा। जिंको बिलोबा का जो पेड़ है वो, अभी हमने पिछले स्लाइड में समझा कि हजारों साल रह सकता है, थाउजेंड्स ईयर रह सकता है वो, और इसीलिए इसको पुराना से पुराना पेड़ माना गया है, ओल्डेस्ट ट्री, जो कभी बदलता नहीं है, और ये उस तरीके से काम करता है। एंड ये 200 मिलियन साल पहले भी था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डायनासोर धरती पे रोम कर रहे थे, घूम रहे थे, उस समय भी ये पेड़ था। शायद इस पेड़ के फल डायनासोर ने भी खाए होंगे, क्योंकि डायनासोर 200 मिलियन ईयर्स के पहले की बात की जा रही है। उस समय डायनासोर आके गया, एक पूरी की पूरी सृष्टि आके खत्म हुई, ये पेड़ वहां पे उस समय भी था। तो ये इसका इतना पुराना है, तो इसलिए कहते हैं कि ये धरती का सबसे प्राचीनतम पेड़ में से एक है। अब इस पेड़ का एक मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये है ये तस्वीर, ये एक पेड़ है। किसका पेड़ है? जिंको बिलोबा का पेड़ है। कोई एक खास मौसम में आके इसके पत्ते गोल्डन हो जाते हैं, मतलब सूख गए हैं, और वो पत्ते सूख के झड़ रहे हैं, तो आप नीचे देख रहे हैं कि पूरा का पूरा गोल्डन बरसात हुई पड़ी है। और ये पेड़ जो है, आप गूगल करके इसको ढूंढ सकते हैं, ये पेड़ 1400 साल पुराना है और अभी जिंदा है। ये पेड़ 1400 साल पुराना है और अभी एग्जिस्ट करता है, जिंदा है। ये चाइना में है। और ये पेड़ के बारे में कहा जाता है कि इसको ली शिमिन बोल के एक शासक था, बादशाह था चाइना में, तो ली शिमिन ने इसको लगाया था। इसकी इतिहास में, चाइना के इतिहास में प्रमाण है कि ली शिमिन ने इस पेड़ को लगाया था। और ली शिमिन कौन था? यदि आप चाइनीज इतिहास पढ़ेंगे तो वो जो था, टांग डिनेस्टी का फाउंडर था। उसने टांग डिनेस्टी का संस्थापना किया था। और टांग डिनेस्टी यदि आप जानेंगे तो वो 618 से लेके 900 के करीब थी। 618 ईस्वी सन में, अभी कितना है? 2021 है। 618 ईस्वी सन में टांग डिनेस्टी की स्थापना हुई, और टांग डिनेस्टी का जो संस्थापक था, जो बादशाह था वहां का, जिसको ली शिमिन कहते हैं, उन्होंने ये पेड़ लगाया था। और ये पेड़ अभी भी जिंदा है और एग्जिस्ट करता है। और ये पेड़ जो है कहां पे है? तो ये जो है, ये चाइना के एक खास जगह पे है, एक माउंटेन पे बौद्ध टेम्पल है, वहां पे ये है। और इसको जो है चाइना के नेशनल प्रोटेक्शन में रखा गया है। चाइना की जो बोलते हैं ना कि खास सूची बनाई गई है पुरातत्व पेड़ों की, उस सूची में ये है और गार्डेड है गवर्नमेंट के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा। अब ये जो पेड़ के नीचे आप यदि झांक के देखेंगे फोटो में, तो यहाँ पे एक सफेद रंग का एक चबूतरा दिख रहा है, व्हाइट कलर का कोई चबूतरा दिख रहा है आपको? टाइप यस यदि चबूतरा आपको दिख रहा है तो। ये एक सफेद रंग का चबूतरा पेड़ के नीचे दिख रहा है, काफी लोगों को दिख रहा है। मैं आपको उस पेड़ के नीचे लेके चलता हूं और उस चबूतरे को दिखाता हूं कि ये इसके नीचे का व्यू कैसा है। ये है इसके नीचे का व्यू, सेम पेड़, नीचे का व्यू है ये सफेद रंग का वो चबूतरा था, और ये कोई बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, और ये जो है वहां पे इस तरीके की इतनी विशालकाय पेड़ है और इस तरीके का चीज है। क्योंकि विशालकाय कितना है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये रेडियस जितने दूर में ये पत्ते इसके गिर रहे हैं,
तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा पेड़ है। और ये उसके नीचे का व्यू है, जहाँ पे एक चबूतरा है और बुद्ध की मूर्ति प्रतिमा लगी है और बौद्ध भिक्षु वहां बैठे हुए हैं। तो ये जो है, इसको इस टेम्पल को, जहां पे ये मंदिर है या इस बौद्ध का जो टेम्पल है, इसको कहते हैं गु गुनान यिन। बुद्धिस्ट टेम्पल का नाम है गु गुनान यिन। और ये जो है जोंग नान माउंटेन में है। जोंग नान माउंटेन एक सीरीज है वहां पे, उसमें ये मौजूद है। और जिस चाइना शहर में ये एग्जिस्ट करता है, जोंग नान माउंटेन, पहाड़ियां, उस सिटी का नाम है जियान, XIAN, जियान शहर। तो चाइना के जियान शहर में जोंग नान माउंटेन के अंदर ये जो है एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, और उस टेम्पल में ये पेड़ है। और इस पेड़ का 618 ईस्वी सन में लगाने का प्रमाण है, और उस बादशाह ने, संस्थापक टांग डायनेस्टी के, उसने लगाया था। अब मैं आपको इसका एरियल व्यू दिखाता हूं कि ये पेड़ हमने यहां से देखा, हमने पेड़ के नीचे देखा, और इसका एरियल व्यू ये है। यदि हेलीकॉप्टर से या एयरक्राफ्ट से यदि पिक्चर लिया जाए तो ये इस तरीके का पिक्चर दिख रहा है, और ये वही पेड़ है, और यही वो माउंटेन है जिसको जोंग नान माउंटेन कहेंगे, जियान शहर में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े और पेड़ को दूसरे एंगल से देखें। ये जो ट्री है ये इस तरीके से नीचे से दिख रहा है। इसको मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं, मेडन हेयर ट्री। जिंको को जो है ओल्डेस्ट स्पीसीज माना गया वर्ल्ड में, क्योंकि आपने समझा कि ये 1400 साल पुराना तो जिंदा पेड़ मिल गया, कुछ 100 साल पुराने काफी पेड़ मिल जाएंगे, और ये जो है इसकी इतिहास 200 मिलियन ईयर्स बैक की है। तो ये ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस ट्री को आप देखेंगे तो 130 फीट ऊंचा ये पेड़ हो सकता है, और होता है 130 फीट ऊंचा। कभी आपने सुना है कि एक पेड़ इतना ऊंचा हो सकता है? 130 फीट ऊंचा ये पेड़ हो सकता है, और ये जो है करीब 1000 साल जिंदा रह सकता है। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल भी जिंदा रह सकता है। 1400 साल का तो प्रमाण ही है। सो चाइना में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो 2500 साल भी पुराने हैं, ऐसा कहा जाता है, और ये डिटेल आपके सामने। ट्री को जो है लिविंग फॉसिल कहते हैं। ये जो जिंको बिलोबा का ट्री है उसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या हुआ कि ये जो है कितना भी विनाश हो जाए, कितना भी कुछ आ जाए, ये फॉसिल की तरह एग्जिस्ट करता है। पहले भी था, अभी भी है, उस तरीके का सिचुएशन हुआ। ये सरवाइव कर जाता है कितना भी एक्सटिंक्शन हो जाए। एक्सटिंक्शन का मतलब हुआ कि जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, तो कितनी भी कोई सृष्टि आए और विलुप्त हो जाए, वो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा था और अभी भी कर रहा है। तो ये इस तरह की बात इस पेड़ के साथ छुपी हुई है। अब पेड़ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और पेड़ क्या, एक पत्ते को अब क्लोज करके देखते हैं, क्लोज व्यू में, कि ये इसका पत्ता है। जिस पेड़ की हम बात किया, ये पत्ता जब सूखा नहीं है, जब गोल्डन कलर का नहीं हुआ है, हरे कलर का है, तो ये इस तरीके का पत्ता है। और पत्ते को जरा क्लोज से देखें तो ये हाथ में जो आदमी पकड़ा है ये पत्ता है, ये इस तरीके का पत्ता दिखता है, और इस पत्ते को हम कहेंगे जिंको बिलोबा का पत्ता। और इस पत्ते में ही सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी छुपी पड़ी है। पत्ते को और करीब से देखें तो ये ऐसा पत्ता है, ये लीफ है। तो अभी तक तो जो हमने बातें की वो हिस्ट्री की बात की, इतिहास की बात की कि पेड़ कितना पुराना हो सकता है, और पेड़ कितना पुराना है, पेड़ कितना ऊंचा होता है, पेड़ कितना बड़ा होता है, इसके लीफ कैसे होते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये सब तो ठीक है, ये किस काम में आता है और इसका यूज क्या है। तो मैं आपको अब यूज बताने की स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं, और बताने जाता हूं कि ये जो है क्यों फेमस है, क्यों ऐसा जिंको बिलोबा का इतना बड़ा क्रेज है, क्यों वेस्टर्न कंट्रीज में इतना बड़ा क्रेज है, क्यों चाइना में इसको इतना माना जाता है। चाइना का कोई म्यूजियम हो, चाइना का कोई बड़ा ऐसा कोई रेपुटेड कोई बिल्डिंग हो, तो उसके एरिया में जिंको बिलोबा जरूर लगाया जाता है, और जिंको बिलोबा वहां पे सेट किया जाता है। अमेरिका में जिंको बिलोबा का पेड़ पहली बार 1870 ईस्वी में, नहीं, आई एम सो सॉरी, 1770 ईस्वी में ले जाके लगाया गया, और उसके बाद से वो डेकोरेटिव ट्री के तौर पे बहुत जगह पे लगता रहा। बाद में उसकी मेडिसिनल वैल्यू की बात हो गई, और ये जो है मिलने चले गए। तो ये पेड़ भारत में नहीं है, कोई पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये भारत का पेड़ नहीं है। तो AK साहब पूछ रहे हैं, ये भारत का पेड़ नहीं है, ये चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसको TCM कहते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का हिस्सा है, और वेस्टर्न हब अब बन चुका है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में इस चीज को तुरंत पिकअप किया गया,
और उसको वहां काफी पॉपुलराइज कर दिया गया, तो वहां पे ये मौजूद है। तो ये एक चीज हो गई पत्ते के बारे में। अब हम इसके यूज के बारे में बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, इतना इसका क्रेज क्यों बढ़ा हुआ है। तो पर समझते हैं इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में। कोई चीज में यदि मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो तो उसका क्रेज बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है। एक आदमी यदि बहुत लोग एक मोहल्ले में रह रहे हैं, एक आदमी उसमें से जो है बहुत अच्छा गाना गाता है, तो उसका क्रेज अपने आप बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है। लोग उसको जानने लग जाते हैं कि ये बहुत अच्छा गाता है। या एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत अच्छा जो है इलाज करता है लोगों का, डॉक्टर है, बहुत सीनियर, माने बहुत अच्छा इलाज करता है। तो जब इलाज करता है तो क्या होता है, वो फेमस हो जाता है क्योंकि वो इलाज कर रहा है। तो किसी के फायदे में यदि कुछ आएगा कोई, तो उसका प्रसिद्धि अपने आप बढ़ेगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग होंगे, सबको एवरेज लोग जानते होंगे, किसी को कोई विशेष जानेगा मतलब क्या होगा कि वो किसी काम में आ रहा है, किसी फायदे में, उससे लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है। तो यदि कोई पत्ता है, कोई पेड़ है, तो पेड़ की तरह पड़ा रहेगा। लेकिन यदि पेड़ बहुत सारा औषधीय गुण रखता हो अपने अंदर, और उससे यदि आपको फायदा होता हो, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आपको मिलती हो, तो उसका जिक्र आएगा। जिक्र आएगा तो दूसरी सभ्यताएं भी उसको लेके जाएंगी, दूसरी कंट्री वाले उसको लेके जाएंगे, और वहां पे फैलेगा, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात हो जाएगी। तो हजारों साल से ये पेड़ तो एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव के इतिहास में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये ट्री जो है ओरिजिनली जो है चाइना में ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए कल्टीवेट किया गया और कंज्यूम किया गया। जिंको बिलोबा को पहली बार चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसको टीसीएम कहते हैं, मैंने भी एक टीसीएम में क्वालिफिकेशन रखा हुआ है। तो टीसीएम नाम की जो चीज है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उसमें जो आयुर्वेद की तरह ही है, लेकिन उनकी विधा थोड़ी डिफरेंट है। आयुर्वेद में क्या होता है, वात कफ पित्त पे बात करते हैं, तीन चीजें होती हैं, वात कफ पित्त। वहां पे यिन यांग पे बात होती है। टीसीएम में पूरा कुछ, यहाँ पे आयुर्वेद में सब कुछ वात कफ पित्त पे टिका हुआ है। इसी की प्रकृति है और इसी की विकृति है। आपके पास कोई प्रकृति होगी, या तो आप वात होंगे, कफ होंगे, या पित्त होंगे, या फिर आपके पास इनकी ही विकृति होगी। सारा बीमारी इसी से होगा, दोष इसी से होगा, इलाज इसी से होगा। उसी तरीके से चाइना में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यिन और यांग होता है। आप देखिए, एक ऐसा और ऐसा गोल घुमा बना रहता है, ब्लैक और व्हाइट का। यिन यांग का मतलब होता है ठंडा गर्म, दिन रात, तीव्र स्लो, नरम गरम टाइप का चीज। तो उन लोग हर चीज को, आपकी बॉडी में जो भी कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसको ठंडा गर्म के हिसाब से देखते हैं, नरम गरम के हिसाब से देखते हैं। कोई भी आहार को जो है वो गर्म और ठंडा के हिसाब से देखते हैं कि इसकी तासीर गर्म है या ठंडी है, आपका ये चीज गर्म है या ठंडा है, और उसी से वो पूरा इलाज कर लेते हैं। उसमें भी हर्ब्स होते हैं पूरे के पूरे, और बहुत सारे इंडियन हर्ब्स का ही वहां पे डिटेलिंग है। बहुत सारे इंडियन हर्ब्स को वो अपना मान लेते हैं, और बहुत सारे इंडियन हर्ब्स को इंडियन बोल के यूज कर लेते हैं। तो क्योंकि ये फाइनली कनेक्टेड चीज है, तिब्बत की सारी हर्ब्स हैं, और ज्यादा करके जो हर्ब्स हैं वो हाई अल्टीट्यूड में, हिमालय के पर्वत पे तिब्बत में पाई जाती हैं, और वो तिब्बत भारत का हमेशा से हिस्सा रहा था। तो ये जो है अखंड भारत में ये सब आता है, और ये सेम जोन की बात हो रही है। इसलिए आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में, और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में आपको बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी, और कहीं पे थियरी एक साथ जाती हुई मिलेगी। तो मैं बात कर रहा था आपके इस पेड़ के बारे में। और पेड़ की बात करें तो ये जिंको बिलोबा जो है, पहली बार एंशिएंट चाइना में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया गया। और इसका इस्तेमाल किस बात के लिए किया गया, तो उसका इस्तेमाल जो किया गया कॉग्निटिव बेनिफिट के लिए किया गया। कॉग्निटिव का मतलब दिमाग, बौद्धिक बेनिफिट के लिए। कॉग्निटिव में क्या हुआ कि आपका कोई माइंड पावर के बारे में, मेमोरी के बारे में, फोकस के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इसका दूसरा इस्तेमाल जो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के इतिहास में मिलता है, उसका इस्तेमाल किया गया अस्थमा के लिए, दमा के लिए, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। और अच्छा रिजल्ट मिलने से ये उनके ट्रेडिशनल, बोलते हैं ना, मेडिसिन में इसको शामिल कर लिया गया, और ये चलता रहा। इसके बाद इसको बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेंथनिंग के लिए इस्तेमाल किया, अपने को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया, और ये चीज होता रहा। तो इसको बाद में अमेजिंग हर्ब मान लिया गया। ये भी हजारों साल पहले की बातें हैं उनके बुक्स में, बट ये अमेजिंग हर्ब्स माना गया। क्योंकि अमेजिंग हर्ब का मतलब क्या होता है कि ये मतलब जरूरत से ज्यादा इसमें गुण है, जो हम समझ सकते हैं, जितना बिलीव कर सकते हैं उससे ज्यादा है, ऐसा मान लिया गया। तो जिंको बिलोबा को बहुत सारे, मतलब एक बोलते हैं ना कि एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं, कि कोई ऐसी बीमारी जिसको कि एल्टीट्यूड है, मतलब वो ज्यादा क्रॉनिक हो चुका है,
तो एल्टीट्यूड सीकनेस के लिए, सेरेब्रल इनसफिशियंसी यदि होती हो, वैस्कुलर इनसफिशियंसी, उसके लिए इस्तेमाल किया गया, कॉग्निटिव डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया गया, मानसिक रूप से यदि कोई डिसऑर्डर है तो, डिमेंशिया आपको मालूम होगा, मतलब ये जो क्या बोलते हैं आप, अल्जाइमर का जो एडवांस पार्ट हो गया, डिमेंशिया, जिसमें आपकी यादाश्त खत्म हो गई, मेमोरी विलुप्त हो गया, तो डिमेंशिया में इसका बहुत इस्तेमाल किया गया। डिजीनेस जितने भी बार होती है, डिजीनेस या वर्टिगो होता है, किसी को चक्कर आता है, वर्टिगो हो जाता है, तो वर्टिगो में इसका बहुत इस्तेमाल किया गया। बिकॉज ये सारा कुछ, यदि जितनी चीजें मैं बताते जा रहा हूं आप देखेंगे तो इसका लेना देना आपके नर्व से है, और वो भी उस नर्व से है जो आपके दिमाग में है, आपके ब्रेन के नर्व से है, माइक्रो नर्व्स जो ब्रेन में चल रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल होता रहा, मेमोरी लॉस के लिए इसका इस्तेमाल हुआ, इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल मैकुलर डीजेनरेशन के लिए हुआ, जिसको ग्लूकोमा एडवांस वर्जन में जाके कह सकते हैं, बट मैकुलर डीजेनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको कहते हैं पीएमएस, उसमें इसका इस्तेमाल हुआ, सेक्सुअल डिसफंक्शन में इसका बहुत सारा इस्तेमाल हुआ। तो ये जो है, इसीलिए इसको अमेजिंग हर्ब कहा जाने लगा, क्योंकि ये अमेजिंग है, मतलब आप इसमें भी हो सकता है, ये हो रहा है, ऐसा इसका रिजल्ट आने लगा। और थोड़ा आगे समझें तो इसको टॉप सेलिंग सप्लीमेंट बना दिया गया। हर्ब तो रहा, लेकिन ये सप्लीमेंट के तौर पे टॉप सेलिंग सप्लीमेंट बन गया। एक्सट्रैक्ट लिया जिंको बिलोबा का और उसको टैबलेट में डाल दिया, टैबलेट बना दिया या कैप्सूल में डाल दिया, और इसको टॉप सेलिंग सप्लीमेंट का दर्जा अपने आप मिल गया। और एक कंट्री में नहीं, इसको पूरे वर्ल्ड वाइड दर्जा मिल गया। और ये जो है अच्छा खासा जो है क्या बोलते हैं वो, सोशल मीडिया के द्वारा, न्यू एज जनरेशन के द्वारा, सेलिब्रिटीज के द्वारा इसको बहुत ज्यादा जो है पुश किया जाने लगा, लोग उसका रिजल्ट बताने लगे और ये चीज होने लगी। अब मैं इस पे भी आपसे बात करूंगा कि सेलिब्रिटी ने इतना इसको क्यों बताया, सोशल मीडिया ने क्यों बताया, न्यू एज जनरेशन ने इसकी क्यों बात की, क्योंकि इसके साथ एक चीज छुपी है जो मैं अंत में आपको बताने वाला हूं, वो चीज है एंटी एजिंग। ये यदि उम्र को थमाने की बात करता है, उम्र के बुढ़ापे होने के प्रोसेस को डिले करने की बात करता है, तो हर आदमी इंटरेस्टेड होगा कि नहीं, सेलिब्रिटी इंटरेस्टेड होगा कि नहीं, सोशल मीडिया इंटरेस्टेड होगा कि नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि कोई आदमी यदि कोई अच्छा मेडिसिनल वैल्यू रखता हो तो उसको जो है ज्यादा लोग पसंद करेंगे, ज्यादा लोग उसकी बातें करेंगे। तो ये वो बातें होगी। तो इसको पहले समझते हैं कि ये सारी चीजें तो हमने समझी, इसके औषधीय गुण के बारे में समझी, और ये भी समझी कि ये टॉप सेलिंग सप्लीमेंट बन गया। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। मैं आपको बिल्कुल साइंस में नहीं ले जाना चाहता और कोई बोरिंग स्लाइड नहीं देना चाहता, बट मैं एक चीज आपको हमेशा बताना चाहता हूं कि थोड़ी सी वाई को हम बड़ा रखें, WHY, द बिगर इज योर वाई, द इजियर विल बी योर हाउ। तो हम ये समझे कि ऐसा इसमें ऐसा क्या है, आखिर क्या है इसमें जो इसे टॉप सेलिंग सप्लीमेंट बना देता है और इस तरीके से इसका क्रेज बनता है। तो पहले समझते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन को क्विकली। ये है इसका केमिकल कंपोजिशन, मैंने आपके स्लाइड पे रखा है यहाँ पे। केमिकल कंपोजिशन इस पत्ते की या इस औषधीय गुण की बात करें तो तीन मेन चीज है इसमें, तीनों को मैंने रेड से सर्कल किया है आपके लिए। आप देखेंगे तो एक है जिंको लाइट्स, दूसरा है बिलोबा लाइट्स, और तीसरा है जिंकोलिक एसिड। जिंकोलाइट, बिलोबा लाइट और जिंकोलिक एसिड। और जिंको जो है के अंदर, इस पत्ते के यदि और केमिकल एनालिसिस में जाएं तो इसके अंदर अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कह सकते हैं, फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं और टर्पेनॉइड्स पाए जाते हैं। मतलब इसमें बेनिफिशियल फ्लेवोनॉइड्स भी हैं और टर्पेनॉइड्स भी हैं, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सब गुण होने की वजह से ये जो है क्या करता है, तो आपके ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकता है, आपके कहीं पे डीजेनरेशन होने लगी है, क्षति, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ह्रास होने लगा है, तो उसको थमाता है या उसको डिले करता है, सेल डैमेज को कंट्रोल करता है, हार्मफुल फ्री रेडिकल को तो एड्रेस कर ही लिया, तो सेल डैमेज भी कंट्रोल होना है। और ये जो है इसके अंदर स्टेरॉल्स भी पाए जाते हैं और वैनिलिक एसिड भी पाया जाता है। अब स्टेरॉल्स यदि हैं, स्टेरॉल्स है और वैनिलिक एसिड है, यदि दो चीजें पाई जा रही हैं तो क्या होने वाला है, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एंटी एजिंग प्रॉपर्टी आएगी, इसके पास वो ब्रेन और मेमोरी वाली बातें आएंगी, और ये जो है आपके कैंसर के रिस्क को भी रिड्यूस करेगा, बिकॉज स्टेरॉल्स की बातें हो रही है इसके अंदर। तो ये इस तरीके से प्रचुर मात्रा में ये चीजें पाई जाती हैं इसके अंदर। एक और चीज है, केमिकल कंपोजिशन की बात करते रहें तो एक और चीज ये है कि जिंको का लीफ जो है, जिंको बिलोबा का जो पत्ता जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, वो जो लीफ है वो जो है लॉन्ग चेन अल्काइल फेनॉल्स रखता है।
लॉन्ग चेन अल्काइल फेनॉल्स, आप वहां पे उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हैं, जो कि हाईली एलर्जेनिक है। ये बात आपको जाननी जरूरी है, हाईली एलर्जेनिक है। एलर्जेनिक का मतलब क्या हुआ कि वो एलर्जी पैदा करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को। एलर्जेनिक है, उसमें उतने मेडिसिनल गुण हैं लेकिन एलर्जेनिक है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका कोई एक टीचर थे या शिक्षक थे आपके, बहुत अच्छा पढ़ाते थे लेकिन बहुत डांटते थे, बहुत सजा देते थे, बहुत मारते थे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। ऐसा होता है कभी? या फिर अभी के समय में देख लें तो आपका कोई एक बॉस होगा या आपका कोई टीम मेंबर होगा या कोई कलीग होगा जो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी आउटपुट देता है, लेकिन बहुत बदमिजाज है, गुस्से में आ जाता है, तुरंत डांट देता है, तुरंत वो कर देता है। ऐसा होता है? टाइप यस यदि ऐसा होता है तो यदि ऐसा होता है तो इसी तरीके से ये पौधे में भी वही गुण है कि ये इसके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसके पास जो मैंने बताया कि लॉन्ग चेन अल्काइल फिनॉल्स हैं। जो लोग केमिस्ट्री वाले हैं वो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। लॉन्ग चेन अल्काइल फिनॉल्स होने की वजह से इसके अंदर हाईली एलर्जेनिक प्रॉपर्टीज हैं, मतलब वो जो है एलर्जी पैदा कर सकते हैं। अब हो सकता है कि 2000 लोगों में, 1000 लोगों में, 100 लोगों में एक आदमी को एलर्जी हो जाए, बट ऐसा संभव है। इसीलिए बाद में मैं चर्चा करूंगा कि साइड इफेक्ट वाली जो बातें हो रही है वो ज्यादा करके इसलिए हो रही हैं कि इसके अंदर लॉन्ग चेन अल्काइल फेनॉल्स हैं और वो जो है किसी किसी लोग को एलर्जी पैदा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो है इतना ज्यादा हो सकता है कि इसके जो बीज हैं उसमें कुछ हद तक पॉइजनस तत्व भी पाए जा सकते हैं। तो ये उस तरीके का ये चीज इसको माना गया है। और जो है इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्लांट क्या बोलते हैं लोग हैं जो उसके बीज को बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कोई भी सप्लीमेंट में उसका बीज का भी इस्तेमाल नहीं होता। बीज को टॉक्सिक थोड़ा भी यदि मान लिया गया किसी किसी के लिए तो बीज का इस्तेमाल ही नहीं होता। जो इस्तेमाल होता है वो पत्ते का इस्तेमाल होता है, और पत्ता में कोई तरीके का टॉक्सिसिटी नहीं पाया जाता। तो ये हुई। अब हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की। जिंको बिलोबा का हेल्थ बेनिफिट क्या है? तो जैसा हमने बताया, इट इज ग्रेट फॉर ब्रेन, आपकी मेमोरी के लिए अच्छा है, आपके कॉग्निटिव फंक्शन के लिए अच्छा है। और जो है ये जो है इसका ट्रेडिशनल यूज जो चाइना में हुआ या जो लोग करते रहे और जिसके लिए जाना जाता है, आज की डेट में होम्योपैथी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ट्रेडिशनल इस्तेमाल है वो है आपके ब्लैडर के इन्फेक्शन को सूद करने के लिए। ब्लैडर में किसी तरीके का प्रॉब्लम है, जो पेशाब की थैली है उसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैडर इन्फेक्शन के लिए बढ़िया चीज माना जाता है। सेक्सुअल एनर्जी बढ़ाने के लिए इसको अच्छा माना गया है। और इसके बेनिफिट को यदि डिटेल में जानना है तो मैं एक एक करके कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताने की बात करता हूं। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो हम बताएंगे कॉग्निटिव का। कॉग्निटिव के लिए मैंने आपको एक ब्रेन का तस्वीर दिखा के उसमें उसके पत्ते की बात की है। तो यदि आप इस ब्रेन की तस्वीर को देखेंगे तो ये एक तरीके से आर्टिस्टिक व्यू हुआ, ये बताने के लिए कि ये पत्ता ब्रेन के लिए कितना बढ़िया है, कितना स्वास्थ्यकर है, कितना लाभकारी है। तो ये कॉग्निटिव फंक्शन की बात हो रही है। मतलब क्या हो रही है? मेमोरी की बात हो रही है, एनहांसमेंट की बात हो रही है, डिमेंशिया को कंट्रोल करने की बात हो रही है, अल्जाइमर जैसी चीज को कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, ध्यान, एकाग्रचित्ता, आप आपका जो है संलग्न होकर आप कोई काम कर पाए, ये चीज आप आउटपुट ज्यादा दे पाए, आपकी जो है प्रतिभा जितनी है उतनी 100% वहां पे आ पाए, उसकी बात करें तो ये सब चीजों के लिए ये बढ़िया काम करता है। ये जो है आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करने में मदद करता है। कोई भी टास्क यदि आप करें, कोई भी टास्क, कोई भी कार्यकलाप आप यदि कर रहे हैं तो उस पर आपका 100% मिले, इस तरीके की चीज में ये काम करता है। बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, बहुत सारे स्टडी हुए हैं, और उस स्टडी में ये कंफर्म हुआ है कि अल्जाइमर और डिमेंशिया पे ये बढ़िया काम करता है, रिजल्ट देता है। और इसीलिए उस तरह की बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं होता, उस पर यदि ये काम करता है तो इसका क्रेज अपने आप कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक बात हुई इसके क्या बोलते हैं उसके कॉग्निटिव फंक्शन की। कॉग्निटिव फंक्शन की बात और भी करें तो किस प्रकार से ये काम करता है कॉग्निटिव पे, तो ये एक्चुअली आपके कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर देता है, उसको प्रमोट करता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है
तो नर्व्स के उस कोने कोने पे जो शायद शिथिल पड़ रही थी, जो एज के हिसाब से शुष्क होती जा रही थी, उस जगह पे भी ये पहुंचना शुरू होता है ब्लड सप्लाई। तो यदि ये उस तरीके से होता है तो ये एजिंग को थोड़ी देर तक डिले कर रहा है और आपके ब्रेन फंक्शन को बहुत बढ़िया कर रहा है। तो ये जो ब्रेन के प्रोटेक्ट की बात की यदि करें तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और न्यूरल डैमेज नाम की एक चीज होती है, यदि आप समझते हो तो न्यूरल डैमेज को ये जो है रोकता है, उसको डैमेज नहीं होने देता है। इस तरह की कुछ गुण इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो हुई ब्रेन की बात। जब हम जितनी बात कर रहे थे ब्रेन की बात कर रहे थे, लेकिन ब्रेन से ही कनेक्टेड है आपका एंजाइटी, ब्रेन से ही कनेक्टेड है आपका डिप्रेशन, ब्रेन से ही कनेक्टेड है आपका क्रॉनिक स्ट्रेस। ये सारा कुछ ब्रेन से कनेक्टेड है। आप क्या ब्रेन में चल रहा है उसके हिसाब से ये चीजें हो रही है। तो जिंको बिलोबा क्या करता है, तो एंजाइटी के सिम्टम्स को भी एलिवेट करने में मदद करता है, कम करने में मदद करता है, उसको संभालता है। तो इसीलिए इसकी बात करें तो ये हम एंजाइटी वाली बात करते हैं। जिंको बिलोबा को सेकेंडरी हर्ब माना गया है कोई भी एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए, हमेशा से इसको इस्तेमाल किया गया है। और जिंको को जो है आपके सर्कुलेशन को बूस्ट करने के लिए, पिछले स्लाइड में हमने समझा, माना गया है। आपके न्यूरोट्रांसमीटर को ये इन्फ्लुएंस करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, जो एक्टिविटी कर रहा है ब्रेन में, उसको ये इन्फ्लुएंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो ये इस तरीके से आपको सेकेंडरी मेडिसिन के तौर पे, सेकेंडरी हर्ब के तौर पे इसका एक बोलते हैं ना रिजल्ट ओरिएंटेड इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो है प्राइमरी हर्ब के रूप में यूज किया जाता है टिश्यू के परफ्यूजन के लिए, कॉग्निशन को इनहांस करने के लिए। और एक और चीज होती है एंटी प्लेटलेट, आपने सुना होगा एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी, उसके लिए भी इसका प्राइमरी हर्ब के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और न्यूरो प्रोटेक्टिव के तौर पे इसका एक अच्छा इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो ये सारी चीजों को समझने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह की चीजों के लिए जिंको बिलोबा एक बड़ा चीज माना गया है। और आगे बढ़ते हैं और एक अगला गुण समझते हैं इसका, और वो गुण है आपकी आंख और रेटिना से रिलेटेड। वहां भी बहुत सारे नर्व्स हैं और वहां भी सर्कुलेशन की बात हो रही है। सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ, एंटीऑक्सीडेंसी आई, और आपके बहुत सारे फिनॉल्स होने की वजह से वहां भी ये काम करता है। तो ये आपको आंख का दृश्य दिख रहा है और ये है ग्लूकोमा, या फिर इसको कहेंगे मैकुलर डिजेनरेशन। तो मैकुलर डिजेनरेशन या ग्लूकोमा में क्या होता है, मैकुलर को पहले समझते हैं कि मैकुला क्या है। मैकुला आपके रेटिना का एक पार्ट है, और ये जो है डैमेज होने लगता है, एज के हिसाब से भी होता है और आपकी किसी बीमारी, किसी तकलीफ की वजह से भी होता है। तो ये जो मैकुलर डिजेनरेशन का मतलब हुआ कि मैकुला में डिजेनरेशन शुरू हो गया, क्षति शुरू हो गई, डैमेज होना शुरू हो गया। और जब मैकुलर डैमेज होएगा तो इसको मैकुलर डिजेनरेशन कहेंगे। इसका इलाज नहीं है। ये मैकुलर डिजेनरेशन चालू हुआ तो आपको ग्लूकोमा की तरफ जाएगा और आंख की दृष्टि खत्म होएगी, रोशनी खत्म हो जाएगी। ये इस तरीके का इशू है। अब ये जो मैकुलर डिजेनरेशन है, इसमें जो है ये बहुत बढ़िया काम करता है। और मैकुलर डिजेनरेशन और ग्लूकोमा में थोड़ा सा फर्क है। मैकुलर डिजेनरेशन किसको कहते हैं, जहां पे जो डिटोरिएशन हो रहा है वो रेटिना के केंद्र में हो रहा है, सेंटर में हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये तस्वीर में मैं दिखा रहा हूँ, रेटिना के सेंटर में जो डैमेज हो रहा है इसको मैकुलर डिजेनरेशन कहेंगे। जबकि ग्लूकोमा में क्या होता है, सेम तरह का डिजेनरेशन हो रहा है, लेकिन वो ऑप्टिक नर्व में होता है, उसके सेंटर में नहीं हो रहा है, ऑप्टिक नर्व्स में हो रहा है। तो इसीलिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, माने मैकुलर डिजेनरेशन अलग चीज है, ग्लूकोमा अलग चीज है। लेकिन जिंको बिलोबा का एक्शन जो है दोनों पे सेम है, बिकॉज ये जो काम कर रहा है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो ये दोनों पे काम ये हो रही है। और एक बात समझते हैं कि ये ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है, वेलबींग को बढ़ाता है। अभी तक हम बात कर रहे थे एंजाइटी की, स्ट्रेस की, तनाव की, उस तरह की चीजों की बात कर रहे थे ब्रेन से रिलेटेड। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करने का। मैं स्वस्थ आदमी हूं, आप स्वस्थ आदमी हैं, आपको कोई तनाव नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके लिए ये किस तरीके से काम करता है, तो आपके लिए ये ब्रेन फंक्शन को इनहांस करने का काम करता है। सारा कुछ तो ब्रेन फंक्शन से ही कनेक्टेड है। आप कितना जानते हैं, कितना नॉलेज रखते हैं, कितना कैलिबर रखते हैं, ये एक बात है। आप जब डिलीवर करना है तो उस समय कितना डिलीवर करते हैं, ये एक बात है। आपने एग्जाम के लिए तैयारी कितनी की, वो एक बात है। एग्जाम में जब पेपर मिला और 2 घंटे का वक्त था, उस समय आपने डिलीवर कितना किया पेपर पे, ये एक बात है। तो ये जो है उस समय, अब उस एग्जाम को पूरी जिंदगी के डे टू डे एग्जाम में लेके चलिए।
अपने बिजनेस में आइए, अपने वर्क में आइए, अपने रिलेशनशिप में आइए, अपने डे टू डे एक्टिविटी में आइए, और आप देखिए कि क्या आप आपका 100% यूटिलाइज कर पा रहे हैं यहाँ का। क्या आप कंसंट्रेट होके काम कर पा रहे हैं, एकाग्रचित हो रहे हैं, फोकस हो रहे हैं। एकाग्रचित्तता में बहुत दम है, तो वो कर पा रहे हैं क्या? एकाग्रचित्तता में इतना दम है कि आप यदि एक लेंस लें और सन की रोशनी में एक थिन पेपर को, कार्बन को आप दिखाएं, तो उसमें आग लग जाएगी। सन से आग नहीं लगी थी, आप नहीं जले थे, लेकिन वो पेपर जल गया। क्यों? क्योंकि उसने एकाग्रचित करके उस पर डाल दिया। तो ये इस तरीके का ये इम्प्रूव फंक्शन की यदि बात की जाए तो उसकी अपनी महत्व है, उसकी अपनी महत्ता है। तो जिंको बिलोबा की यदि बात की जाए तो वो जो है आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, फोकस को बढ़ाने के लिए, अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए, आप कितना देर तक अटेंशन रख सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक कोई पढ़ाई करने जाएं, किताब पढ़ने जाएं, कोई जूम सेशन में जाएं, किसी मीटिंग में बात करें, कितना देर तक आप एकाग्रचित रह सकते हैं? अटेंशन स्पैन आपका कितना देर का है? कितने देर के बाद आपका लर्ट टूट जाता है, आप कहते हैं कि नहीं अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो उस तरीके की बात। या फिर आप जो है ना फोकस्ड रहें, स्टेइंग फोकस्ड, ऐसा एक टर्म इंग्लिश में बोला जाता है, स्टेइंग फोकस्ड। तो आप कितने देर तक फोकस्ड रह सकते हैं? आप जो है अलर्ट कितना रह सकते हैं? तो ये सब चीजों पे ये करता है। और फोकस अलर्टनेस अपना एक गुण देता है। आप वकुला जानते हैं? वक, जो जो मछली पकड़ता है, सफेद रंग का बकुला होता है जो मछली पकड़ता है। विद्यार्थी के गुणों में कहा गया है बको ध्यानम। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि उसका ध्यान जिनको बिलोबा वाला ध्यान है। वो क्या करेगा? वो एक पानी के किनारे बैठ जाएगा और नजर से टकली लगा के देखता रहेगा, टाइम मोशन स्टडी भी करता रहेगा, और वो देखता रहेगा। यदि वहां पे मछली पहुंची तो बकुला क्या करेगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में टुक डालेगा, मछली को निकाल लेगा। भले उसके लिए उसको 1 घंटा बैठना पड़े, 1.5 घंटा बैठना पड़े, एक टक लगा के देखता रहेगा। इसको कहते हैं बको ध्यानम, बकुला वाला ध्यान। तो वो जिस तरीके से लॉन्ग अटेंशन स्पैन की बात की जाए या फोकस्ड ध्यान की बात की जाए, तब आप कोई चीज को इमीडिएट कर पाएंगे, उस चीज को आप डिलीवर कर पाएंगे। तो ये ब्रेन फंक्शनिंग की बात की जाए इंप्रूव होने की, तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं। अब एक और चीज होती है ब्रेन फॉग। बोलते हैं ना कि धुआं धुआं हो गया, ब्रेन फॉग हो गया। सही मायने में ब्रेन में आपके फॉग होता है। और ये जो फॉगिंग होती है उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। क्या आपने आहार लिया, क्या आपने विहार लिया, क्या आपने विचार किया, क्या आपने तनाव लिया, कितना देर तक सोए, कितना देर तक नहीं सोए, आपने कितना कॉन्स्टिपेशन रखा है, कितना टॉक्सिक रखा है अंदर। बहुत सारी चीजें काउंट करेंगी, आपकी शरीर की प्रोसेसेस भी काउंट करेंगे। बट ब्रेन फॉग नाम की चीज होती है, और ब्रेन फॉग आपको थोड़ा ज्यादा फॉगिंग करता है। थोड़ा हल्का फॉगिंग हमको आपको पता नहीं चलता है, ज्यादा फॉगिंग होगा पता चलेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा। कभी आपने देखा टाइफाइड का बीमारी? टाइफाइड के फीवर में वो आदमी जो नॉर्मल आदमी है, जो पागल नहीं है, मानसिक रूप से गड़बड़ नहीं है, वो आड़े टेढ़े कुछ भी बोलता है, उसको कुछ पता नहीं होता। क्या हुआ है? फॉगिंग हो गई है। वो जो पूरा का पूरा गैस है वो चढ़ गया है दिमाग में, इसलिए कहते हैं दिमागी ज्वर, दिमागी बुखार, दिमाग में बुखार चढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि फॉगिंग थोड़ी बहुत मात्रा में, 100% नहीं है, 2% है, 5% है, 8% है। इमेजिन कि वही 5% 8% को खत्म कर लिया जाए, बेहतर कर दिया जाए, तो कितना शार्प हो जाएगा, कितना बढ़िया रहेगा। तो यदि आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे तो ज्यादा काम कम समय में कर लेंगे, फिर आपके पास समय होगा जिंदगी जीने के लिए, रिलेशनशिप के लिए, खुशी रहने के लिए, एंटरटेन होने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, ऐसे लेक्चर सुनने और लेक्चर देने के लिए। तो आपके पास ये मेमोरी वाली बात हुई। तो जिंको बिलोबा क्या कर रहा है? इन सारी चीजों को इंप्रूव कर रहा है। ये जो है न्यूरोसाइकोलॉजिकल और मेमोरी प्रोसेस, ये यदि दोनों चीजों की बात करें तो उस पर ये बढ़िया काम करता है और इंप्रूव करता है। तो ये आपको शार्पर महसूस कराएगा, यू विल फील शार्पर योरसेल्फ, एकदम शार्प महसूस करेंगे, फोकस थ्रू आउट द डे आप रख पाएंगे, और इस तरह की चीजों की ये बातें करता है। तो ओवरऑल यदि हम समझने की कोशिश करें, अभी तक हमने जितना समझा, तो आप एक पिक्चर यदि हम गोल करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप समझेंगे तो प्राइमरीली क्या कर रहा है? तो प्राइमरीली ये आपके ब्रेन और कॉग्निटिव फंक्शन पे काम कर रहा है, एंग्जाइटी पे काम कर रहा है, मूड स्टेबलाइजर पे काम कर रहा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इनहांस करने पे काम कर रहा है। हेल्दी एजिंग बड़ी चीज है कि आप स्वास्थ्यकर तरीके से एजिंग होते चले जाएं। हेल्दी एजिंग, उम्र बढ़े लेकिन बड़े स्वास्थ्य तरीके से बढ़े, तो वो हेल्दी एजिंग पे काम करे। और पीएमएस मैंने बताया था, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होते हैं उसमें काम करेगा।
और इसके अलावा ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया है और किया जाता है। लॉजिक सेम है, बिकॉज वो उसी तरीके के लॉजिक पे काम करता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और उस तरीके से ये वर्क करता है। साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने साइड इफेक्ट सुना होगा इसके बारे में, और काफी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे कम जानने वाले, ज्यादा जानने वाले ने भर भर के यूट्यूब में इसको रख दिया है। बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट में अपने अननोइंगली ब्लॉग्स रख दिए हैं। तो चर्चा बहुत सारी है, और चर्चा कब होती है? जब कोई विख्यात हो जाता है। साइड इफेक्ट की चर्चा कोई कब सुनेगा? जब कोई चीज बहुत फेमस हो गई तो बोला जाता है ना कि नहीं, इसमें गुण भी है, अवगुण भी है। कोई देखिए फिल्म स्टार या एक्ट्रेस बहुत ज्यादा हिट हो जाए तो उसके बहुत सारे अवगुण निकलने लगते हैं। कोई राजनेता बहुत ज्यादा यदि हिट हो जाए तो उसके अवगुण निकलने लगते हैं। तो अवगुण तभी निकलता है जब गुण बहुत बड़ा हो जाए। तो इसके साइड इफेक्ट की चर्चा बहुत आम मिलेगी आपको। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही एक स्लाइड बताया, और उस स्लाइड में बताया कि किस तरीके से इसके पास एलर्जिक चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो ज्यादा लोग एलर्जिक होने की संभावना है इससे, इसलिए होता है। पहले साइड इफेक्ट को समझते हैं कि इसमें साइड इफेक्ट क्या क्या है। फॉर मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोगों की बात की जाए या ज्यादातर लोगों की बात की जाए, तो जिंको बिलोबा पूरी तरीके से सेफ है। जिंको बिलोबा में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत रेयर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए ये सेफ नहीं है। जस्ट फ्यू, बहुत कम लोग, वेरी रेयर कह सकते हैं, जिनको ये साइड इफेक्ट हो सकती है। कैसे साइड इफेक्ट होगी? कि इफ यू आर एलर्जिक टू प्लांट, पौधे से यदि एलर्जिक हैं आप, पौधे की कुछ तत्व से आप एलर्जिक हैं, क्या तत्व है वो? तो उसको कहेंगे अल्काइल फेनॉल्स। मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया था। अल्काइल फेनॉल्स से यदि आप एलर्जिक हैं, मेडिकल साइंस में आप ब्लड टेस्ट करा के चेक करा सकते हैं कि आप एलर्जिक हैं क्या। और भी एलर्जी टेस्ट के मेथड्स हैं, बट यदि अल्काइल फेनॉल्स से आप एलर्जिक हैं तो ये आपको थोड़ी दिक्कत कर सकता है। आपको जो है, कभी कुछ आप अलग अलग तरीके के मेडिसिन ले रहे हैं तो ये आपको दिक्कत कर सकता है। जैसे कोई यदि ब्लड थिनर ले रहा है, बहुत सारे एजिंग होने वाले लोग को ब्लड थिनर दिया जाता है, काफी लोग इसमें भी ले रहे होंगे। तो ब्लड थिनर यदि देते हैं, तो सब ब्लड थिनर को नहीं, लेकिन कुछ ब्लड थिनर लेने वाले लोग जो शायद अल्काइल फेनॉल से एलर्जिक हैं, उनके साथ ये रिएक्ट कर सकता है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि साइड इफेक्ट है, लेकिन साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरीके की परेशानी की जरूरत है। बहुत रेयर लोग को कहीं पे ये तकलीफ हो सकती है। कोई सर्टेन मेडिकेशंस जो मैंने बताया उसमें ले रहे हैं तो हो सकता है। और किस तरीके का साइड इफेक्ट होगा? तो साइड इफेक्ट जो होगा वो नॉजिया होगा, आपको वोमिटिंग जैसी फीलिंग आ सकती है, आपको जो है ये डिजीनेस हो सकता है, हल्का सा हेडेक हो सकता है, सर भारी हो सकता है, या तो कोई स्किन पे रैश हो गया, एलर्जी जैसी बात हो गई, वो हो सकता है। बस इतनी सारी बातें हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। जब इतनी सारी बातें हो रही हैं तो इसको चेक किया जा सकता है कि भाई ये हो रहा है क्या। कुछ तो चेक आपके तरीके से ही हो जाएगा। सबसे पहला तरीका है कि आप जो है, कहीं आप अल्काइल फेनॉल से एलर्जिक हैं क्या, तो आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, आप यदि कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, कोई एस्पिरिन टाइप का टैबलेट ले रहे हैं तो ब्लड थिनर जैसी टैबलेट्स हैं, या वाफरीन ले रहे हैं तो वो जो है, वारफरीन हो या एस्पिरिन हो, तो क्या कर रहा है वो? ब्लड थिनर्स जैसी बातें कर रहा है, तो उसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है। या कोई एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन आप ले रहे हैं, आपका जो है मानसिक इलाज चल रहा है और एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, सब नहीं, एक आधा एंटी डिप्रेसेंट ऐसे हैं जो जिंको बिलोबा से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और आपको थोड़ा सा वो डिजीनेस जैसा हो सकता है, या सर भारी हो सकता है, ये हो सकता है, और कुछ खतरा नहीं हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई आइब्रूफ्रेन ले रहे हैं आप, नसैट जैसा कोई मेडिसिन ले रहे हैं आइब्रूफ्रेन, तो उसमें ये इंटरेक्ट कर सकता है, ये इसके लिए माना गया है। अब इस साइड इफेक्ट में किसी तरीके का आपको कोई तकलीफ हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, इसको हम चेक कर सकते हैं। अब ये लें कैसे, कैसे लें जिंको बिलोबा को? मैंने आपको बताया था अपने स्टार्ट स्लाइड में कि लेने का सही तरीका क्या, तो मैं आज अब तरीका बताने की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है, तरीका की जरूरत क्यों है? साइड इफेक्ट के लिए तरीके की जरूरत है। साइड इफेक्ट नहीं होता तो कैसे भी ले लेते, कोई भी ले लेता। तो पहला तरीका तो ये है लेने का कि इसको डू नॉट ईट रॉ, उसका फ्रूट रोस्टेड सीड मत लें, फ्रूट ना लें। अभी आपकी कंट्री में होता नहीं है, सीड आपके पास है नहीं, तो आप इसको लेने की संभावना बहुत कम रखते हैं। अब कोई लेके आया आपके लिए और आपने जबरदस्ती उसको खाया, ऐसा पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। तो ये एक बात हो गई कि इसके रोस्टेड जिंको सीड को ना इस्तेमाल करें,
अवॉइड करें, लेने से भी कुछ नहीं होगा। जो मैंने बोटनी एक्सपर्ट की बात बताई, जिनकी बुक मैं पढ़ा, उन्होंने कहा है कि वो बहुत सीड खाते हैं, वो सीड ही खाते हैं। तो ही हिमसेल्फ हैज रिटन कि उसके अंदर, बॉटनी एक्सपर्ट है, उन्होंने लिखा है कि क्या इसमें हो सकता है टॉक्सिसिटी, बट किसी किसी को टॉक्सिक फीलिंग हो सकती है, किसी को टॉक्सिक दे सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जहर है, मतलब ये है कि उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा पॉइजनस टॉक्सिक हो सकता है। अब जो है और बात करें तो एपिलेप्टिक टाइप का यदि कोई आदमी है जिसको फीट आता है, मिर्गी आता है, ऐसा मतलब जो जो सीजर होता है, आप समझते हैं एपिलेप्टिक होने वाला, तो एपिलेप्टिक टाइप के जो लोग हैं उसके लिए शायद अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए। मैं लेने के तरीके बता रहा हूँ। पहला तो बीज नहीं लेना चाहिए। एपिलेप्टिक जिसको सीजर आता हो या फीट आता हो, मूर्छा आ जाता हो, उसको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सबको लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। और एक चीज करना चाहिए कि जिंको टॉक्सिन जिसको कहते हैं, वो जो है कोई भी तरीके के मूर्छा में, फिट में, फीवर में नुकसान कर सकता है, इसलिए नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसकी बात की। अब फीट किसको आती हो, मूर्छा आती हो या इस तरीके का एपिलेप्टिक हो, ये तो आपको कुछ हजारों में कोई एक मिलेगा। तो इसलिए जैसा मैंने बताया कि इसका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं, बट कैसे लेना चाहिए उसको एक एक करके समझ लें। तो मैंने दो चीजें आपको बता दी। तीसरी बात ये है कि जिंको टॉक्सिन जो है, वो जो है जिंको के सीड में पाए जाते हैं, पत्ते में नहीं पाए जाते। पत्ते में बहुत नेग्लिजिबल मात्रा में पाए जाते हैं, और जितने भी सप्लीमेंट बनते हैं वो पत्ते से बनते हैं, पत्ते के एक्सट्रैक्ट से बनते हैं, और वो भी मेडिकली चेक करके बनते हैं। तो जो जो सप्लीमेंट्स हैं वो कंप्लीट सेफ होते हैं, उसका उसमें नहीं होता है। अभी टिपिकल एग्जांपल आपको लेना है तो आप लें कोई मेकअप का कोई सामान लें, या कोई कोई महिलाएं जो है, आप देखिए कोई फेशियल का सामान या कोई इस तरह का सामान इस्तेमाल करते हैं, या स्किन रिमूवर जैसी चीज इस्तेमाल करते हैं, हर के पैकेट पे ये लिखा होता है। कोई फेशियल आपने वो क्या बोलते हैं, स्क्रब लगाया, या फिर कोई एक मुखौटा को उखाड़ लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, मास्क, पील ऑफ मास्क, इस टाइप का कोई चीज लगाएं, तो हर के पैक पे, या हेयर रिमूवर का कोई चीज लगाएं, हर के पैक पे ये बात लिखी रहती है। जो जो वुमेन को मालूम होता है, महिलाएं उसको फॉलो भी करती हैं, कि एक छोटा सा हिस्सा कहीं पे लगा के देख लेना है, कहीं पे आर्मपिट पे या कहीं पे लगा के देख लेना। यदि वो किसी तरीके का रिएक्शन नहीं दे रहा तो ये आपके लिए सेफ है, बिकॉज हर एक आदमी अलग अलग बना हुआ है, किसका किस चीज से कैसा रिएक्शन है इस पे डिपेंड करता है। तो बहुत कुछ हजार में एक आदमी ऐसा होगा जिसको रिएक्शन कर सकता है, तो ये चेक करके लेने की चीज है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि कैसे लेने का सबसे बड़ा बात कि टेक सप्लीमेंट तभी जब आपको जो है, एक बार ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है तो कर लीजिए। वैसे देखा जाए तो नोनी जो सबसे बढ़िया सेफ चीज माना जाता है, नोनी भी बहुत लोगों को रिएक्ट करता है, बहुत लोगों को, मतलब 1000 में कोई एक आदमी मिल सकता है। और वो भी कैसे रिएक्ट करता है, तो वो जो है उसको थोड़ी सी स्किन में इचिंग इचिंग महसूस होगा, थोड़ा सा हो सकता है चकता वकता रेडिस हो जाए, या हो सकता है पेट में मरोड़ हो जाए, इस टाइप का एक दो सिम्टम आ जाए। बट चूंकि मैं इस नोनी के फ्रंट पे करीब 2008 से काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे फॉर्मुलेशंस बनाए हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किए हैं इतने सालों में, तो मैंने ये देखा है कि जितने लोगों को ऐसा होता है, वो यदि 2 दिन 3 दिन बंद कर दे नोनी लेना, और चौथे दिन फिर शुरू करे, तो फिर उसको नहीं होता। मतलब कैसा है कि बॉडी यूज टू होता है कोई चीज का। पहली बार आपने यदि कोई शराब पिया हो कोई आदमी, और पहली बार यदि एक पेग लिया था, तो उसका क्या हालत हुआ था, हश्र हुआ था, बाद में उसका क्या हश्र हुआ था, बाद में तो पूरा बॉटल और वो पूरा सामान पी के बैठ गया, उसको कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि एडजस्ट की बात भी हो सकती है, तो पहले एक बार टेस्ट कर लें, उसके बाद आप उसको आगे कर लें। ये भी हो सकता है यदि आप ऐसा कुछ लेते हैं, ब्लड थिनर और इस तरह की बातें, उस तरह की बातें। अदरवाइज इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन, इट इज एज गुड एज नॉर्मल। इसकी बात मैंने, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर की। और एक और चीज कर सकते हैं कि सप्लीमेंट ब्रांड को चेक करें, उसकी क्वालिटी को चेक करें, उसके सर्टिफिकेशन को चेक करें कि ये मतलब कोई रोड साइड है या कोई रेप्यूटेड नेशनल इंटरनेशनल कंपनी है, तो उस तरीके से हो सकती है। तो एक ब्रांड चेक करने की बात। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हमने जितनी बातें की उसको समराइज किया जाए। तो जिंको एक प्रूवन मेडिसिन है, ये आपने समझा, हजारों हजार साल से चला आया है, ये आपने समझा। एंशिएंट चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में ये चलता है, टीसीएम में, और वेस्टर्न कंट्रीज में इसको माना गया, तो ये वेस्टर्न हर्ब एक अच्छा पॉपुलर हो गया, ये एक बात हो गई। अब जो है जिंको बिलोबा को जो है अच्छा खासा होम्योपैथी में इस्तेमाल किया जाता है, बिग वे।
मतलब आप यदि देखेंगे तो राइट फ्रॉम एसबीएल और वो सब जो रेडी फॉर्मुलेशंस आते हैं उससे लेके उस तक आपको जिंको बिलोबा मिलेगा। जिंको बिलोबा का मदर टिंचर आता है और वो मदर टिंचर जिंको बिलोबा का आपको जो है एंटी एजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कॉग्निटिव एनहांसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेमोरी और वो चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंग्जाइटी स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो होम्योपैथ के कोई डॉक्टर को यदि आप पूछेंगे जिंको बिलोबा, तो जिंको बिलोबा मदर टिंचर वो तुरंत बताएंगे और उनके पास भर भर की फॉर्मुलेशन होती है। तो होम्योपैथ इसको इस्तेमाल करता है, आयुर्वेद इस्तेमाल कर रहा है कहीं पे इनडायरेक्टली, आपका ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है और वेस्टर्न हर्ब है पॉपुलरली। ये एक बात हुई। अब वापस मैं एक बार आपको फिर से वो तस्वीर दिखाता हूँ समराइज करते समय, और तस्वीर दिखाने का एक पर्पस है। इस तस्वीर को देख के आप क्या समझ पा रहे हैं? ये जो होम्योपैथ भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए ये जो है टिंचर, मदर टिंचर दे रहा है जिंको बिलोबा का, हर जगह पे एंटी एजिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या रीजन है, क्या उसका पर्पस है? आप उस बात को समझिए। ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी जिंको बिलोबा का जो है उसका लॉजिकल रीजन क्या है? तार्किक यदि कारण पूछा जाए कि उसमें तर्क होना चाहिए, तो क्या कारण है? आप इस प्रकृति के अमेजिंग तरीके को समझिए। पूरा का पूरा जो अपना नेचर है, प्रकृति है, जो ईश्वर ने बनाया है, वो कितना अनसुलझा है, उसको समझिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक प्रोडक्ट फॉर्मुलेटर हूं और मैं प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशंस की बातें कर सकता हूं, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सी बकथर नाम का एक चीज होता है, बहुत लोगों ने सुना होगा। वो ऑरेंज कलर का एक बेरी जैसा चीज होता है जिसको सुपर फूड भी माना जाता है, सी बकथर्न। कितने लोगों ने सुना है? टाइप यस यदि सुना है तो। सी बकथर्न को बहुत बड़ा सप्लीमेंट भी माना जाता है। काफी लोगों ने सुना है। यस, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। सो सी बकथर्न जो होता है वो कहां पे पाया जाता है? मैं सी बकथर्न के झाड़ी तक भी गया हूं। सी बकथर्न कहां पे पाया जाता है? तो बर्फीली चोटी पे, हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है। बहुत हाई एल्टीट्यूड होगा तो ही सी बकथर्न मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अच्छा, सी बकथर्न जो मिलेगा वो पूरी की पूरी कटीली झाड़ी होती है। उसका कहीं से आप फ्रूट तोड़ने में आपके हाथ में 4 कांटे लग जाएंगे। गुलाब की जितना सिंपल कांटा नहीं होता, वो आपको तकलीफ दे देगा। शार्प कांटे होते हैं सी बकथर्न के। अब आप देखिए कि जो पहाड़ी के हाई एल्टीट्यूड पे रहता है, उसके वो घर के रहने के चारों हिस्से में, जैसे वो एक बोलते हैं ना कि बार लगा दिया जाता है, सिबकथर्न की झाड़ी लगी रहती है। अब सिबकथर्न की झाड़ी लगी तो मतलब बार लगाने की जरूरत नहीं है, बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम सेफ है किसी भी जानवर से, किसी भी बात से, क्योंकि कोई भी जानवर उसको क्रॉस ही नहीं कर सकता, उसमें पूरे कांटे लगे हुए हैं। देखिए प्रकृति किस तरीके से अपने आप को बनाती है, कितना इसका बृहद प्लान होता है। ये ऐसा बना। एक और चीज जिसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल को समझिए। मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ये सिबकथर्न जो है, ये सिबकथर्न कहां पे पाया जाता है? हाई एल्टीट्यूड पे। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रे जो होती है, यूवी रे, भले वहां ठंडी हो लेकिन यूवी रे वहां पे इतनी ज्यादा शार्प होती है कि आपके स्किन को जला सकता है, आपके स्किन में कैंसर पैदा कर सकता है, आपकी जान को खतरा दे सकता है। वो इतना शार्प अल्ट्रा वायलेट रे होता है। सी बकथर्न अल्ट्रा वायलेट रे के लिए सीधा सीधा गुण है, इलाज है। सी बकथर्न अल्ट्रा वायलेट रे को सीधा खत्म कर देता है। यहां तक कि जितने भी एसपीएफ बनते हैं, आपके जो सन प्रोटेक्शन लोशन या जितने भी वो चीजें होती हैं, लोशन क्रीम आजकल महंगी वाली बिकती है, सब में सिबकथर्न का इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? बिकॉज सन बर्निंग, सन स्क्रीन प्रॉपर्टी के लिए, सन को स्क्रीन कर देता है ये। इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 तीनों पाया जाता है। अगेन सनस्क्रीन की बात हो रही है, स्किन की बात हो रही है, यंग होने की बात हो रही है। तो आप समझेंगे कि ये हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है और हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाला आदमी इस सिबकथर्न को खा रहा है, वो प्रोटेक्टेड है। अब देखिए ये प्रकृति कैसी है, ये वही चीज बनाती है, वही चीज करती है जो उसकी जरूरत होती है। आप देखिएगा गर्म देश में कुछ गर्म चीज मिलती है, ठंडे देश में कुछ और मिलता है, वहां कुछ और मिलता है। हर चीज के लिए वो वैसा ही उगता है। इसीलिए साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिस देश का फ्रूट है उसी देश में खाया जाना चाहिए, जिस मौसम के लिए है उसी मौसम में खाया जाना चाहिए। आज जो है उस मौसम का फ्रूट मत खाइए, ऑस्ट्रेलिया वाला फ्रूट यहां मत खाने लगिए। तो एक तरीके से ताकि आपका प्रकृति को विकृति ना आए, इस तरह की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है, सिबकथर्न का एग्जाम्पल दिया मैंने। उसी तरीके से इस ट्री को देखिए आप, इस ट्री का क्या एग्जाम्पल है? ये ट्री ऐसा है कि ये जो है सैकड़ों सालों से, आपने देखा 1400 साल पुराना ट्री,
1000 साल की बात हो रही है कि 1000 साल ये ट्री रहता है। आप देखिए कोई पेड़ 100 साल रह सकता है, 200 साल रह सकता है, समझ में आया? कहीं पे आपके शहर में कोई पेड़ होगा जो 100 साल पुराना होगा, 200 साल पुराना हो सकता है, लेकिन 1000 साल पुराना, 1400 साल पुराना, इसका मतलब क्या हो रहा है? आप इस चीज को देख के क्या समझ पा रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? आप बता सकते हैं? टाइप कीजिए चैट बॉक्स में कि क्या हो रहा है। मैंने आपसे सवाल जो पूछा वो ये कि एंटी एजिंग के लिए इसको लॉजिकल रीजन क्या है, इसका तार्किक कारण क्या हो सकता है? आप टाइप कीजिए यदि आपके पास आंसर है तो, क्या कारण हो सकता है? मैंने हिंट के लिए ये पेड़ फिर से वापस आपको दिखाया, क्या तार्किक कारण है बताइए। लंबी आयु को बोल रहे हैं डायमंड जी। लंबी आयु, वो बहुत नजदीक आंसर उनका था। काफी लोग उस तरीके के आंसर दे रहे हैं, बढ़िया। लॉन्जिविटी, ये आंसर अभी इन्होंने दिया। अभी देखिए ये क्या चीज है, पेड़ का क्या हो रहा है? पेड़ का एजिंग नहीं हो रहा है। पेड़ 1400 साल है मतलब क्या है? पेड़ 1000 साल है मतलब क्या है? उसकी उम्र नहीं हो रही है। नहीं तो उम्र होएगी, साइकिल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पेड़ गिर जाएगा, पेड़ सूख जाएगा। अब पेड़ थक गया, बूढ़ा हो गया, अब उसका जड़ से वो खनिज लवण अवशोषित नहीं कर रहा है, उसके पत्ते अब उतने सशक्त नहीं है, वो जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, अब वो जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रही है, अब खाना नहीं बन रहा है, खाना कम जा रहा है, धीरे धीरे वो मर गया पेड़, उसका जड़ कमजोर हो गया, उसका वो कमजोर हो गया। यदि कोई जड़ पकड़ के खड़ा है, और वो भी कैसा खड़ा है, आपको समझ में आया कि ये 150 फीट की बात हो रही है, 150 फीट ऊंचा पेड़, उतना विशालकाय पेड़ खड़ा है, और खड़ा है 1000 साल से खड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसको एजिंग नहीं हो रही है, इट इज नॉट एजिंग। और यही वो लॉजिकल रीजन है, यही वो कारण है कि जैसे सिबक्थन खुद ही यूवी प्रोटेक्शन वाला है तो आपको यूवी प्रोटेक्शन देगा, उसी तरीके से ये यदि खुद ही एज नहीं हो रहा है इसका, ये खुद ही इसकी एज नहीं बढ़ रही है, तो इसके अंदर कुछ तो तत्व होगा जिसकी वजह से एज नहीं बढ़ रही। वही वाली तत्व यदि हम ले लें तो कुछ तो होगा जिससे हमें भी वो फायदा मिल जाए थोड़ा सा। तो ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर खुद ही है, क्योंकि ये प्रूव करके दे रहा है कि ये किस तरीके से खुद ही टिका पड़ा है इतने सालों तक, हजारों साल तक। तो ये जो है एंटी एजिंग की बात हो रही है, और ये इसी तरीके से आपके मेमोरी को और फोकस को इनहांस करेगा, आपके परफॉर्मेंस को इनहांस करता है। और ये जो है प्रीमियम क्वालिटी के जिंको बिलोबा की आप बात करें तो गोयंग के ब्रांड में, आपके अपने गोयंग के ब्रांड में ये प्रीमियम क्वालिटी का जिंको बिलोबा टैबलेट फॉर्म में मौजूद है। और ये रहा वो प्रोडक्ट जिंको बिलोबा, जो 60 टैबलेट का डिब्बी है और इसमें ये मौजूद है। ये प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये जिंको बिलोबा है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, इसके लिए इसको जाना जाता है। एक और चीज हमने किया है, ये फॉर्मुलेशन जब बना, जब हम थोड़ी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये फॉर्मुलेशन बनाते समय ये तो वेस्टर्न हुआ और ये चाइना, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का हुआ, जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि ये मेमोरी के लिए इतना शार्प है। लेकिन यदि आप भारत की बात करें और आयुर्वेद की बात करें तो आपके पास एक से एक चीजें मौजूद हैं। क्या क्या मौजूद हैं? आपके पास अश्वगंधा है, आपके पास ब्राह्मी है, आपके पास शंखपुष्पी है, ये बहुत सारी चीजें हैं आपके इंडियन हर्ब में, जिसको कि मेमोरी के लिए बहुत बड़ा चीज माना जाता है। कितने लोगों ने यहाँ सिर्फ शंखपुष्पी पिया होगा बचपन में? कभी ऐसा हुआ जब आपका एग्जाम होता था तो आपके पिताजी या कोई पेरेंट्स आपके शंखपुष्पी जरूर लाके आपको देते थे? तो शंखपुष्पी और ये जो ब्राह्मी और वो जो अश्वगंधा, वाचा, इस तरह की चीजों की बात करें तो ये हर्ब्स हैं जो इंडियन हर्ब्स हैं। हमने क्या किया है, इसको इंडियन हर्ब्स से ब्लेंड किया है। तो इसके अंदर अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, और इस तरीके के हर्ब्स हैं जो ब्लेंड करके बनाया गया है। मतलब जिंको बिलोबा है और ये सारे हर्ब्स हैं, और ये पूरा का पूरा ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए, फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रचित्ता के लिए ये बनाया गया है। इसकी खूबियत देखना चाहते हैं, खासियत जानना चाहते हैं, तो जिंको बिलोबा जो है आयुर्वेदिक है, ब्राह्मी अश्वगंधा मिला हुआ चीज है। इसके अंदर सारा कुछ नेचुरल है, ओनली नेचुरल एक्सट्रैक्ट वाला चीज है, कोई आर्टिफिशियल केमिकल सिंथेसाइज्ड आइटम नहीं है, 100% नेचुरल वाला चीज है ये। आप एक टैबलेट ट्वाइस डेली ले सकते हैं, 2 टैबलेट रोज ले सकते हैं, एक टैबलेट भी रोज ले सकते हैं। It is a supplement, so there is no dose available. But if you take 4 tablets a day, then also it is not going to give any overdose to you. So that is how safe it is. इसके अलावा आप यदि समझेंगे तो ये जो है image is clear that it is anti-aging, it is energetic, it is everything, and this is what your Ginkgo biloba is. ये जिंको बिलोबा है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं क्विकली, मैंने समय बहुत ज्यादा लिया आपका। प्राइस जो है इसका 1299 रुपए है, 60 टैबलेट का डिब्बी है,
और इसका प्राइस है 1299 और ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल प्राइस पे अवेलेबल किया गया है और ये प्राइस है आपका 549 ओनली, 549 रुपए में अवेलेबल है। 1299 रुपए का 1300 रुपए का सामान सिर्फ 549 रुपीज में आपके पास अवेलेबल है। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, दी सर्टिफिकेशंस आर देयर ऑन द प्रोडक्ट और ये जो है नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है, आप क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं और आप इसको कभी भी मंगा सकते हैं। आई एम डन विद द सेशन, थैंक यू सो मच।